नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी। और जो कादम्बरी है कादम्बरी कवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी है। और ये जो कवि बाणभट्ट हैं, तो इन कवि बाणभट्ट के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने जो कादम्बरी है वह 3 भागों में लिखी थी। तो 3 भागों में जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं राजा जो शूद्रक है, और शूद्रक की एक राजधानी थी और राजधानी का नाम था विदिशा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं विदिशा वर्णन। ठीक है, क्या लिख देंगे आप? विदिशा वर्णन। और ये जो विदिशा वर्णन है तो देखिए क्या कहते हैं कि तस्य च कहते हैं। च का मतलब होता है और। तस्य माने उसकी। किसकी? कि जो राजा शूद्रक था उसकी। क्या कहते हैं? करिकाल क्या कहते हैं? यस्य च और उसकी। और कली है विद्यार्थियों, ये करी नहीं है, ये क्या है? कली है। तो आप लिख देंगे कलिकाल। कलिकाल का तात्पर्य होता है जो कलयुग होता है। तो कलिकाल यानी जो कलयुग था, और काल कहते हैं भय से, यानी कलयुग के भय से। तो कलिकाल यानी कलयुग के भय से। यही कहा है कि यस्य च और जिसकी, कलिकाल भय। कली यानी कलियुग के, काल कहते हैं भय से, कलिकाल यानी कली कहते हैं कलयुग, और काल कहते हैं समय। कली माने कल और काल माने समय, यानी जो कलयुग है। भय यानी उससे भयभीत होकर के, पुंजीभूत, पुंज कहते हैं सिकुड़ जाने को, तो पुंजीभूत यानी जो सिकुड़ गई थी, जो पुंज के रूप में विद्यमान थी, ऐसी। तो ये क्या कहा? कलिकाल यानी कलयुग का जो काल था, कलयुग का जो युग था। और भय उसके भय से, पुंजीभूत यानी जो पुंजभूत हो गई थी, जो संकुचित हो गई थी, ऐसी। कृत कहते हैं विद्यार्थियों सतयुग को। तो कृत युग का मतलब है सतयुग, यानी कृत युग अनुकारिणी, अर्थात जो सतयुग का अनुकरण करने वाली थी। क्या कहा? कृत युग अनुकारिणी। कृत कहते हैं सतयुग को। तो कृत युग अनुकारिणी यानी जो सतयुग का अनुकरण करने वाली थी। तो यही कहा है कृत युग अनुकारिणी, यानी जो सतयुग का अनुकरण करने वाली थी, और कलयुग के कारण से जो पुंजीभूत हो गई थी, जो सिकुड़ गई थी, ऐसी। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा। त्रिभुवन कहते हैं तीनों लोकों को। तो तीनों लोकों की प्रसव कहते हैं उत्पत्ति को। तो तीनों लोकों की उत्पत्ति के समान, मानो, ये भी दिया है ना कि मानो तीनों लोकों की उत्पत्ति के समान विस्तीर्ण थी, यानी इतनी विस्तृत थी, ऐसा लगता था कि उसी से तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई, और तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई, इसलिए वो क्या है? संकुचित है सॉरी, विस्तृत है। तो इसलिए कहा था त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव, यानी तीनों भुवनों की उत्पत्ति स्थान के समान। क्या कहते हैं? कि मानो तीनों भुवनों की उत्पत्ति स्थान के समान। तो इसलिए कहा है त्रिभुवन भूमि रेव, के तीनों भुवनों की भूमि के समान। विस्तीर्णा यानी तीनों लोग जैसे इसी से उत्पन्न हुए हैं, उसके समान ही मानो जो विस्तृत थी, ऐसी। तो ये कहा है त्रिभुवन प्रसव भूमि रेव, यानी तीनों लोकों की उत्पत्ति भूमि के समान। जैसे तीनों लोक उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो तीनों लोगों की उत्पत्ति भूमि के समान। विस्तीर्णा जो विस्तृत थी,
और फिर क्या कहा है, मंजन। मंजन कहते हैं नहाना। वैसे मज्ज धातु जो होती है तो मंजन यानी नहाने से। मालव विलासिनी, मालव एक प्रदेश है, तो मालव प्रदेश की जो विलासिनी, ये स्त्रियों के लिए आता है, तो मालव विलासिनी कुच, कुच कहते हैं स्तनों को, यानी जो स्त्रियां होती हैं और उनके जो स्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कुच कहा जाता है। तो ये इसलिए क्या कहा, मंजन माने स्नान करती हुई। क्या कहा है कि मंजन, मंजन माने स्नान करती हुई, तो मंजन स्नान करती हुई मालव विलासिनी। मालव कहते हैं जो मालव प्रदेश है, और विलासिनी कहते हैं वहाँ की स्त्रियाँ, और कुछ कुछ कहते हैं उनके स्तनों को। तो उनके जो स्तन थे, तट यानी स्तनों का जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं तट। तो तट, तट आस्फालन, आस्फालन कहते हैं टकराने से। टच आस्फालन यानी उसमें आघात से, टकराने से, यानी उन स्तनों के, यानी जो मालव इस देश की जो विलासिनी थी उनके स्तनों के तट, यानी उनके स्तनों के तट से आस्फालन कहते हैं टकराने से। जर्जरीकृत उर्मी मालया, जर्जरीकृत जो जर्जर हो जाती थी, टूट जाती थी, ऐसी उर्मी कहते हैं लहरों की माला के द्वारा, जो लहर हैं उनकी माला से। यानी क्या बताया है इसमें कि मालव प्रदेश की स्त्रियां स्नान करने कहाँ जाती थी, तो मालव प्रदेश की जो स्त्रियां हैं वे स्नान करने जाती नदी में, और नदी में लहर चलती हैं। तो जो स्त्रियों के स्तन थे, मालव प्रदेश की स्त्रियों के स्तन कुछ थे, उनका जो तट था, तट कहते हैं ऊपर का जो भाग होता है, तो उनके तट से जब लहर टकराती थी तो लहर टूट जाती। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि स्तन का आकार तो छोटा ही होता है और लहर बहुत बड़ी होती है नदी में, तो लहर टूट जाए तो इसका मतलब क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है विद्यार्थियों। तो उसमें टकराने से क्या होता, लहर टूट जाती। ऐसी लहरों वाली से, तृतीया दिया हुआ है उर्मी मालया, यानी ऐसी लहरों वाली से। अब देखिए आगे, जल जलाब गाहना यात जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्याय मान सलिलया। तो देखिए, सलिला कहते हैं नदी को, और सलिलया तृतीया विभक्ति है, एक वचन, तो नदी से, नदी के द्वारा ऐसा अर्थ निकलेगा। तो सलिलया यानी नदी से या फिर नदी के द्वारा। तो क्या कहता है, देखिए कवि कि जल अवगाहन, जल कहते हैं जल में, अवगाहन कहते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। आयात, देखिए आ यहाँ से आ जाएगा, आयात यानी आए हुए, जय, जय कहते हैं जो विजय प्राप्त किए हुए हैं, जो जीत चुके हैं। कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को। कुंभ यानी कुंभ स्थल होता है, जो ऊपरी भाग होता है हाथी का, उसको कहते हैं कुंभ स्थल। तो जो हाथी थे उसके कुंभ स्थल में सिंदूर, सिंदूर यानी सिंदूर लगा हुआ होता था। तो संध्यायमान सलिलया, संध्यायमान का मतलब होता है जो शाम के समान हो गई थी, सलिलया ऐसी नदी से। क्योंकि जो हाथी युद्ध स्थल में जाते और युद्ध स्थल में युद्ध होता, और युद्ध जब होता था और हाथी जब जीत जाते तो उनके कुंभ स्थल पर क्या सिंदूर लगा देते थे। और जब उसके कुंभ स्थल पर सिंदूर लगा देते तो क्या होता था कि जैसे हाथी गया स्नान करने, यानी हाथी को नहाने ले गए कहाँ, नदी में, और नदी में नहाने ले गए तो वो जो नदी का जल है वो कैसा हो जाएगा, सिंदूर के रंग का हो जाएगा। और सिंदूर का रंग ऐसा ही होता है जब शाम के समय सूर्य अस्त होता है, कि शाम के समय क्या होता है, सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य भी कैसा हो जाता है, सिंदूर रंग का हो जाता है, सिंदूर के समान लाल रंग का हो जाता है।
और जब सिंदूर के समान लाल रंग का हो जाता है सूर्य, तो इसमें यही बताया है कि जो हाथी हैं, हाथी उस नदी में अवगाहन के लिए आते थे, और अवगाहन का मतलब होता है डूब डूब के नहाना। तो अवगाहन के लिए जब आते थे तो उनके कुंभ स्थल पर जो सिंदूर लगा हुआ होता था, तो उससे जो नदी है वो ऐसी प्रतीत होती थी जैसे शाम का समय हो गया हो, क्योंकि शाम का जब समय हो जाता है तो जो लाल रंग का जो सूर्य होता है उसका प्रकाश किस में पड़ता है, नदी में पड़ता है, उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है। तो उस प्रतिबिंब से जिस प्रकार से नदी दिखाई देती है, उसी प्रकार से तब दिखाई देती थी जब जो विजित हुए हैं, जो जीते हैं, जो हाथी विजय को प्राप्त हुए हैं, वे जब उनके कुंभ स्थल पर सिंदूर लगा दिया जाता था और वे जब अवगाहन के लिए नदी में जाते, तब भी नदी वैसी हो जाती जैसे शाम के समय होती है। तो देखिए क्या कहा है कि जल अवगाहन आयात, यानी जल अवगाहन के लिए आए हुए। कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी, और जय कुंजर है, यानी जो विजयी हाथी होते हैं। कुंभ, उनके कुंभ स्थल पर जो सिंदूर लगा हुआ होता था, संध्यायमान सलिलया, यानी उससे जो संध्या को प्राप्त हो जाती थी, शाम का समय सा प्रतीत होता था, ऐसी नदी के द्वारा। फिर उन्मद, उन्मद कहते हैं मदमस्त। कल हंस, कल हंस यानी जो हंस होते हैं, क्योंकि जो नदी होती है उसके किनारे पे हंस बैठे रहते हैं, तो इसमें क्या बताया है कि उन्मद कल हंस कुल, कुल कहते हैं समूहों को, यानी जो मदमस्त हंस होते थे और उनका जो समूह होता था। कोलाहल, कोलाहल कहते हैं हंसों की ध्वनि, आवाज। तो कोलाहल यानी हंसों की जो ध्वनि होती है उससे मुखरीकृत कूलया, मुखरीकृत कूलया, यानी जिसके किनारे कैसे हो रहे थे, मुखरीकृत, आवाज से युक्त, ध्वनि से युक्त जो हो रहे थे, ऐसे किनारे के द्वारा। क्या कहा, देखिए दोबारा देख लीजिए, क्या कहते हैं, उन्मद कल हंस, यानी जो उन्मत्त थे, जो मदमस्त थे, ऐसे कल कल करने वाले हंसों से, कुल और उनका जो हंसों का समूह था, कोलाहल और उस हंसों के समूह की जो ध्वनि थी उससे, कोलाहल से, आवाज से, मुखरीकृत कूलया, कूल कहते हैं किनारे को। तो जिसके किनारे आवाज से युक्त हो गए थे, किससे, कि जो उन्मद यानी जो मदमस्त हंस थे और उनके जो समूह थे वो कहाँ बैठे हुए थे, नदी के किनारे पर। और नदी के किनारे पर जब बैठे हुए थे तो वे आवाज कर रहे थे, और जब वे आवाज कर रहे थे तो ऐसे किनारे वाली के द्वारा, देखो ये दिया है कूलया, यानी ऐसे किनारे के द्वारा। और बेत्रवत्या, ये बेत्रवती नदी है विद्यार्थियों, बेत्रवत्या परिगता, यानी बेत्रवती नदी से चारों ओर से घिरी हुई। क्या कहा, बेत्रवत्या परिगता, यानी बेत्रवती नदी से घिरी हुई। यही कहा है कि बेत्रवत्या परिगता, यानी बेत्रवती नदी से घिरी हुई। ये ध्यान रखना है आपको, यह नदी का नाम है। विदिशा विधाना, विदिशा अभिधाना, विदिशा जिसका नाम था, अभिधान कहते हैं नाम को, तो विदिशा अभिधाना, विदिशा जिसका नाम था, ऐसी राजधानी आसीत, राजधानी थी। इसमें ये बताया गया है कि उस राजा शूद्रक की विदिशा नाम की राजधानी थी, जो राजधानी बेत्रवती नदी से घिरी हुई थी। तो ऊपर जो सब हैं बेत्रवती नदी के विशेषण हैं, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें बताया गया है। अब देखो, आप जब प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे, इस गद्य में कवि बाणभट्ट राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा नगरी का वर्णन करते हुए कहते हैं। अगर यह पैराग्राफ आता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब बात ये आती है कि विशेष है, तो देखिए जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, तो विशेष में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए ये जो है
इसको आप कोड करेंगे नंबर 1 पर और आप लिख देंगे, आप लिखेंगे इस गद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, तो देखिए ये है, मैंने आपको बताया था ये जो है, तो इसमें क्या है, ये अगर आप इसको कोड कर देंगे यहाँ तक और कोड करके लिख देंगे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? अतिशयोक्ति। आपको मैंने बता दिया था, क्योंकि जब स्तनों से ही लहर टूट जाए तो फिर, और स्तन भी नहीं, स्तनों का जो तट भाग होता है, स्तनों का जो ऊपरी भाग होता है, उससे अगर लहर टूट जाए तो विद्यार्थियों इससे ज़्यादा अतिशयोक्ति क्या हो सकती है? तो यहाँ क्या है विद्यार्थियों? अतिशयोक्ति अलंकार है। अब फिर उसके बाद देखेंगे आप, तो देखिए उत्प्रेक्षा है और फिर 2 अलंकार हो गए। अब देखिए, अब लिखनी है आपको व्याकरण टिप्पणी। तो देखो विद्यार्थियों, राज्य है तो आप एक जैसे व्याकरण टिप्पणी लिखती हैं आप, तो व्याकरण टिप्पणी में आप क्या करेंगे, देखिए एक लिख देंगे आप राज्य। ठीक है, राज्य में क्या लिखना है आपको? राजन शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तस्य में भी कर देंगे आप लिख देंगे तद शब्द है, ठीक है, और षष्ठी एक वचन। यहाँ लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, आपको इसके नीचे ही लिखना है। फिर देखिए आप अगर तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, तो तीसरे में क्या, देखिए देखिए यहाँ से जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ कृत युग प्लस अनुकारिणी, यहाँ व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए भूमि प्लस एव, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर देखिए जब आप देखते हैं, ये जो है विस्तीर्ण शब्द है, तो विस्तीर्ण में आप क्या करेंगे, वे उपसर्ग है, त्रिधातु है, ठीक है, और विद्यार्थियों त प्लस ताप प्रत्यय, ये है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ये है जैसे, तो मंजन में क्या है, मंज धातु है प्लस सत्री प्रत्यय है, ये है। और फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, कुछ तट यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, यहाँ गुण हो जाएगी कृत प्लस उर्मिमालया। फिर जल अवगाहन में यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और फिर देखिए आयात है, तो आए हुए, और फिर उसके बाद देखिए सलिलया है, सलिला शब्द है, ये कौन सा शब्द है, सलिला, तो आप लिख देंगे सलिला शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद है देखिए कुल कोलाहल मुखरीकृत, कूलया वेत्रवत्या परिगता, तो परिगता है, इसमें लिखें परि प्लस गम, यहाँ लिख दें गम धातु लिखना है आपको, धातु प्लस त और टाप, ये प्रत्यय हैं, आपको लिख देना प्रत्यय हैं, त और
टाप प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार से, और नगरी आसीत है, तो देखिए जैसे ये आसीत है तो आप लिख देंगे इसमें अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। ये जो लेक्चर हैं आपके लाभ के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आपके जितने बार साथी हैं उन साथियों के लिए इसको शेयर कर दें विद्यार्थियों, और इसको सब्सक्राइब कर लें सभी, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।